और ये है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्जेस के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस, अपोजिट चार्जेस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इनके अट्रैक्शन या रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो बताता है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेस रेस्ट में हैं और उनके बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे कूलम्ब ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2 और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी और चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तब भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K और ये है Q1 इंटू अपॉन R स्क्वायर। K को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए ये चार्जेस स्पेस और एयर में रखे हुए हैं, एयर और स्पेस में रखे हुए हैं तो इसके लिए K की वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, K की जो वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो हम एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं ये है मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, एयर और स्पेस में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एयर और स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए ये चार्जेस स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में रखे हुए हैं, एनी अदर मीडियम, तो ऐसे में ये जो एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके किसी और मीडियम के लिए हम वो इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन, और एयर स्पेस के लिए इस्तेमाल करेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के साथ चेंज हो जाएगी, तो एप्सिलॉन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एक चीज अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो देख रहे हैं कि K की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज होते ही K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब K की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं, फोर्स उस पर डिपेंड करेगा। मीडियम चेंज होते ही
दोनों फोर्सेस के बीच दोनों चार्जेस के बीच फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए चार्जेस किसी और मीडियम में रखे हैं, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, और इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अब कोई और मीडियम है जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, तो हम फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं F इक्वल टू, और यहाँ पे 1/4 बाई एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने ये फोर्स लिखा है, लेकिन हम एयर और स्पेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से हम फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ है, और कूलम्ब्स लॉ को अब हमने देख लिया, लेकिन हमें पता है कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, या फिर कहने सिंपली फोर्स ही, तो वो एक क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन उसमें हमें कंसीडर करना होता है। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म के बारे में। जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 है, अगर दोनों चार्जेस को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर लें तो हमें पता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये फर्स्ट चार्ज सेकंड पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, और वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसे हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, मतलब